वेलकम बच्चों लोग। अब हम क्विक रिवीजन सीरीज में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ऑलराइट, चैप्टर नंबर 2 यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज का। ओके, तो देखो सबसे पहली बात प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हम लोग करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होगा क्या, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम मीनिंग लेंगे। प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रुथ होता है विच प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट डिसीजन, यानी कोई भी मैनेजमेंट के डिसीजन होंगे उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा मैनेजमेंट का डिसीजन और एक्शंस के लिए। ठीक है ना। और ये जो गाइडलाइंस होते हैं ये बगैर एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से नहीं निकाले जा सकते, नहीं पता किया जा सकता। इसी तरीके से नेचर देखेंगे तो बहुत ही ध्यान से देखना है। 7 नेचर मैंने यहां पर पॉइंट आउट करे हुए हैं, 7 नेचर्स। फाइन, 7 नेचर। पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि जहां भी जाओगे हर जगह अप्लाई होता है ना, हर जगह या हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन इंग्लैंड में काम कर रहा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में हो, चाहे यूरोप में हो, कहीं पर भी हो। ठीक है बॉस। जनरल गाइडलाइन देखिए, जनरल गाइडलाइन में जनरली अप्लाई होता है। ठीक है ना। और जैसे जैसे आपका इस्तेमाल, मतलब जगह बदल गया, भारतीय मानसिकता अमेरिकन मानसिकता जगह बदल गई, तो इस्तेमाल में थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। इसलिए हम बोलते हैं ये जनरल गाइडलाइन होता है, ये कोई पक्की बात नहीं होती, थंब रूल नहीं होता। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं सारे के सारे बगैर एक्सपेरिमेंटेशन बगैर प्रैक्टिस से नहीं हुए। फ्लेक्सिबल होता है। ये फ्लेक्सिबल का मतलब जानते हो क्या होता है? तुमको तो पता ही है फ्लेक्सिबल का मतलब, तुम कभी भी छुट्टी कर लेते हो, कभी भी आ जाते हो, है ना। तुमसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल का मतलब कौन समझता है? ठीक है, चलो। तो फ्लेक्सिबल का मतलब जैसा देश वैसा भेष, जैसी नगरी वैसा व्यवहार। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का ये नियम होता है कि जैसा है, जैसा देश है वैसे हमको काम करना है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है वैसा हमको उस तरीके से इस रूल का अप्लाई करना है। बिहेवियरल होता है मोस्टली। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मैनेजमेंट जो है ये हवा में नहीं होता, ये लोगों के बीच होता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, समझ गए। उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इसलिए हम कहते हैं बिहेवियरल होता है, समझ गए। फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना। प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ मैनेजमेंट एक्शंस, यानी कि मैनेजमेंट का जो एक्शन होगा उसका क्या प्रभाव होगा ये निकल सकता है इससे। कंटिंजेंट होता है, डिपेंडेंट होता है यार। दे आर डिपेंडेंट अपॉन दी प्रिवेलिंग कंडीशन सिचुएशंस। ठीक है ना। जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उस पर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट का क्या यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई होगा, समझ गए। पर्टिकुलर टाइम पे सो एमेंडेड अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे मैनेजमेंट के रूल्स को, नियमों को, फंक्शंस को बदला जा सकता है मित्रों। ठीक है। अब देखेंगे आगे सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, सिग्निफिकेंस बोले, इंपॉर्टेंस बोले, एडवांटेज बोले, समझ गए, एक ही बात है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। ठीक है ना। तो जितनी भी नॉलेज, एबिलिटी, देखो तुम एमबीए करते हो ना, तुम आईआईएम से एमबीए पास करके जाते हो, तो तुम्हारी जो ब्रॉडनेस होती है, नॉलेज का जो ब्रॉडनेस होता है, जो गर्थ होता है, जो विड्थ होता है, जो लेंथ होता है, वो क्या होता है? बढ़िया होता है, अच्छा होता है। तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी, तो मैनेजर्स को क्या होता है? यूजफुल इंसाइट मिलता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भाई साहब, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ फिजिकल हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, जो भी रिसोर्स हो उसका। और साइंटिफिक डिसीजन लेना है। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब कि मोर रियलिस्टिक, थॉटफुल, जस्टिफाइबल, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्या रूल है, क्या 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 मतलब
इंपॉर्टेंस है, तो साइंटिफिक डिसीजन लेने में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करती है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल के बेसिस पे अगर आप कोई रूल कोई डिसीजन लेते हो तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक होगा, ज़्यादा थॉटफुल होगा, ज़्यादा जस्टिफाइबल होगा और यहाँ पर पर्सनल बायस भी नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इट मीट्स द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, कैसे? डायनामिक लीडरशिप। भाई साहब, इंप्लीमेंट चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए लीडरशिप डायनामिक चाहिए और इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन का मेथड भी चेंज होगा टाइम टू टाइम। मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी होती है, मैनेजर्स को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरी करनी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, तो प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो आपको मदद करती है ये बात समझने में कि देखो जी मैनेजमेंट का ट्रेनिंग और रिसर्च भी जरूरी है नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। भाई नॉलेज इज द की, समझ गए। अब इसी दौर में हमारे पास दो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12th में पढ़ने हैं। एक पढ़ना है फेयर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि जनरल थ्योरी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और दूसरा पढ़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना, थ्योरी जो कि FW टेलर ने दिया हुआ। तो हम दोनों को यहाँ पर फटाफट पढ़ लेते हैं। ओके, फटाफट। फयोल का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देख लो मित्रों, फयोल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देख लो। फयोल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देख लो तुम लोग कि क्यों क्या कहते हैं। पहला डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या? कि वर्क को आप छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड टास्क में बदल दो, ब्रेक कर दो, ठीक है ना। और वो कौन करेगा? ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट करेगा। काम को डिवाइड कर दो, छोटे छोटे पीसेस में कर दो और जो उपयुक्त व्यक्ति है उसको तुम दे दो। परीक्षा में कैसे पूछेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, ये बताओ ना। ठीक है, बता रहा हूं। तो लेबर का डिवीजन, अब आपको केस स्टडी देगा, अब आपको केस स्टडी देगा। उस केस स्टडी के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल्स का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे, इनमें से कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे फिर भी पूछेगा कौन सा हो रहा है। तो अगर उस केस पे देख रहे हो कि एक व्यक्ति है जो स्पेशलाइज्ड है एक पर्टिकुलर काम को करने में, वो काम उसी को दिया जा रहा है, तो क्या तो आप कहेंगे कि डिवीजन ऑफ वर्क इज बीइंग फॉलोड। और अगर ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड है लेकिन उसको परचेज का दे दिया, तो भाई यहां पर कौन सा फॉलो नहीं किया जा रहा है, कौन सा आप अवॉइड कर रहे हो, तो डिवीजन ऑफ वर्क को इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये सब पे अप्लाई होता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ये सब पे अप्लाई होता है। ओके, इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने इतने पेपर दिए हैं अपने बोर्ड एग्जाम से पहले, तो वहां पर भी आपने देखे होंगे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपली थॉटफुली आपको आंसर करना है। अगर आपको रूल्स याद रहेंगे ना दोस्तों, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो और आप आंसर कर सकते हो। केस स्टडी का मतलब ये होता है सिंपल कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट पता होंगे तो केस स्टडी अपने आप सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। चलिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसने कहा कि देयर मस्ट बी राइट बैलेंस बिटवीन, भाई अथॉरिटी कितनी दो, यानी ऑर्डर देने का राइट, और ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, ठीक है ना। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो जरूर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट होता है। कमांड, एक ऑर्डर एक व्यक्ति से ही ऑर्डर लेगा, ठीक है ना। ये व्यक्ति, मैं अगर काम कर रहा हूं तो मेरा एक ही बॉस होगा, 4 बॉस नहीं होंगे, नहीं तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है ना। भाई किसकी बात पहले मानूं, किसकी बात पहले सुनूं, वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, वो। तो दिस डजंट वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब मिलके चलो लेकिन सब अपना अपना काम करो, लेकिन सबकी निगाहें कहाँ हैं? विनिंग द मैच, ट्रॉफी पे है, ठीक है, तो ट्रॉफी पे चले जाएगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा, ऑल द यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड एम एंड मूव टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। नाउ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, देखो भाई साहब, अपने इंटरेस्ट को रखो साइड, ठीक है ना, और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को रखो सामने। रेम्युनरेशन, देखो जैसा काम वैसा रेम्युनरेशन, और अगर एक टाइप का काम है तो एक ही टाइप का रेम्युनरेशन, समझ गए।
सो रेम्यूनरेशन और फेयर रेम्यूनरेशन, है ना, कि बंदा ना उसको कम ना लगे, ठीक है, दैट इज, और टाइमली, ये बातें करनी है। चौथा, आठवां सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्त देखो बहुत ही सिंपल बात है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी चीजें एक ही जगह से कंट्रोल होती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि नहीं, हमने कंट्रोल मैकेनिज्म को चेंज कर दिया, हमने सामने वालों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को भी कुछ पावर्स दिए हैं जो वो उसी लेवल पे अपना हैंडल करेंगे और अपना वहीं पे कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो ध्यान से देखना, जो ऑर्गेनाइजेशन छोटी है साइज में वो सेंट्रलाइजेशन से काम चलेगा। जो एक लाइन में बिजनेस करता हो ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन एक लाइन में बिजनेस करती हो चलेगा सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर मल्टीपल लाइंस में बिजनेस करते हो या कितने सारे डिफरेंट डिवीजन हो, मल्टीपल डाइवर्सिफाइड बिजनेस हो, तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। समझ गए? स्केलर चेन देखते हैं। अब 9वां देखते हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहता है? इट ऑर्डर्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फॉलो द ऑफिशियल लाइन ऑफ कमांड। में देखो एक चीज मैं तुमको करके बताता हूं, ऐसे करके बताता हूं। देखो ऐसे हो गया तुम्हारे, ये हो गया मान लो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन का चैनल कैसे चलेगा? अगर ए को सी से कुछ कहना है तो ए पहले बी पे आएगा, फिर बी से कहाँ पे जाएगा? सी पे जाएगा, और ये चैनल तब कंप्लीट होगा। इसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर कम्युनिकेशन फास्ट करना है, जल्दी करना है, तो इसके लिए मान लो बी और डी के बीच में कोई कम्युनिकेशन, तो बी से जाएगा ए और ए से फिर जाएगा डी। लेकिन अगर कोई ऐसा कम्युनिकेशन हो जो इन दोनों के बीच में जल्दी से होना है, तो इस बैरियर को, यानी इस फ्लो को तोड़ते हुए ये डायरेक्ट हो जाएंगे। जब भी कभी ये डायरेक्ट होएंगे ना मित्रों, तो ये क्या हो जाएगा मालूम? जब भी कभी डायरेक्ट होएंगे ना मित्रों, तो इसको बोलेंगे हम गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक बोलते हैं, याद रखना है। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद हो गया ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब कि हर चीज की अपनी जगह और हर चीज अपने जगह पे, बस सिंपली सोचना है। इक्वलिटी, इसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, इक्विटी। सो काइंडनेस, एम्पैथी, जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स वर्कर्स। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी जल्दी जल्दी लोगों को आप ना निकालते हो ना आप जल्दी जल्दी लोगों को लेते हो, तो स्टेबल है, यानी वो सिक्योर है, खुद में क्या है? सिक्योर्ड है बंदा, कि भैया मेरे को नौकरी से नहीं निकलेगा, तो वो क्या होता है? मोटिवेटेड होता है, और फिर वो काम करने में उसका जी लगता है। अगर मान लो ऐसा हो कि कब हूँ और कब नहीं हूँ, ऐसी फीलिंग हो उसके अंदर, तो बंदा काम करेगा अच्छे से? नहीं करेगा मित्रों, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ओके। आगे बढ़ते हैं बॉस। 13वां इनिशिएटिव। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बना करके रखो कि बंदे को ना इनिशिएटिव, यानी कि पहल करने की आजादी हो, पहल करे आदमी, पहल करने की आजादी हो उसके पास, ठीक है, पहल करने की आजादी हो, ठीक है ना। इनकरेज करना है कि वो अपने इंप्रूवमेंट प्लान्स को इंप्रूव करने के लिए वो आपको कहने आए, बोलने आए, इनिशिएट करे, खुद से पहल करे। और स्पिरिट डी कॉर्प्स, कोऑपरेशन का स्पिरिट होना चाहिए। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब कोऑपरेशन का स्पिरिट होना चाहिए, हार्मनी का, टीम वर्क का, ओके। तो ये था जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, साइंटिफिक मैनेजमेंट को देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। किसने दिया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दी थी। क्या कहा उसने? कहा कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी है वो कैसे होनी चाहिए परफॉर्मेंस, उसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स हो, मेथड्स हो, ट्रेन्ड पर्सन हो, ताकि आउटपुट इंक्रीज हो, ठीक है ना। और फिर वही मैनेजमेंट का जो मेन चीज था, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी, डेफिनेशन में इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो उसने किस पे ज्यादा दबाव दिया? देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो ढूंढो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, उसी तरीके को फॉलो करो, वही तुम्हारा स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। तो उसका यही था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या दिया उसने प्रिंसिपल लिखे, पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये, ठीक है। आपने हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स पढ़े, अब यहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड,
ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, समझ गए, यानी साइंस को फॉलो करो, रूल ऑफ थंब नहीं, ठीक है ना, rather देन हिट एंड मिस नहीं, हिट एंड मिस नहीं, क्या, थिंकिंग बिफोर डूइंग, ओके, थिंकिंग बिफोर डूइंग भैया जी, ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए यार, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अगर अचीव करना है तो हार्मनी होनी चाहिए, मेंटल रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, ये एक चौथा था, सॉरी ये तीसरा था, और ये एक्चुअली में चौथा था, ये फोर्थ, ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन, भाई मैनेजमेंट के एटीट्यूड में भी चेंज आना चाहिए, उसको वर्कर्स के साथ इंपैथेटिक होना चाहिए, ठीक है, ये बात कही उसने। दूसरी बात कही, वर्कर्स को भी मैनेजमेंट से झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाई मैनेजमेंट की भी समस्याओं को समझना चाहिए कि मैनेजमेंट कितने स्ट्रेस में है, ठीक, तो दैट इज वेयर कॉल्ड, दोनों के एटीट्यूड में बदलाव आनी चाहिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड मेंटल रिवॉल्यूशन। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये अपनी बस अपनी बंसी अपना राग नहीं, अपनी डफली अपना राग नहीं, भाई दूसरे के बारे में भी सोचो, कोऑपरेट करो, खाली इंडिविजुअलिज्म की बात मत करो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी भी एक, ये भी एक पांचवा, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, तो ये 5 आपके रूल हो गए मित्रों, 5 हो गए आपके रूल, समझ गए, 5 हो गए रूल आपके। अब ध्यान से देखिए, एक साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिसकॉर्ड, मेंटल रिवॉल्यूशन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी द मैनेजमेंट शुड साइंटिफिकली सेलेक्ट द वर्कर्स, उनको जॉब असाइन करिए जो उनके फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के मुताबिक हो और उनके पोटेंशियल के मुताबिक हो, फिर उसको ट्रेनिंग दीजिए। अब ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, वर्कर डेवलप करेगा, है ना, वर्कर क्या होगा, डेवलप करेगा, अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करेगा, तो वो बहुत ही प्रसन्न रहेगा। तो ये 5 प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ये 5 प्रिंसिपल ध्यान पर रखेंगे आप। और प्रश्न कैसा आएगा, फिर वही बात कह रहा हूं मैं, इन 5 में से किसी एक के डिस्क्रिप्शन होंगे और आपसे पूछेगा कि ये किस बारे में बात हो रही, कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट की चर्चा हो रही है, आप बताएंगे ये वाला हो रहा है। अगर मेंटल रिवॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो एटीट्यूड में चेंज होगा। अगर कोऑपरेशन की बात हो रही है तो ग्रुप एफर्ट की बात होगी, है ना, ये कीवर्ड्स बता रहा हूं मैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब होगा तो हिट एंड मिस, ठीक है ना, ये कीवर्ड्स होंगे। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होगा तो वहां पर हार्मनी की बात करेंगे यानी एक साथ की बात करेंगे, समझ गए। और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की बात मैंने बता दी आपको, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स की बात होगी तो आप बात करेंगे कहां पे, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का इंक्रीज करना, इंप्रूव करना, ओके। अब टेक्निक्स देख लीजिए, कई बार बच्चा लोग प्रिंसिपल्स और टेक्निक में कंफ्यूज होता है, तो प्रिंसिपल 5 हो गए, 5 प्रिंसिपल को आपको ध्यान में रखना है। फिर टेक्निक को देखते हैं, तो टेक्निक पहला फंक्शनल फोरमैनशिप, ये पहला हो गया फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी फंक्शंस के हिसाब से फोरमैन, फंक्शन के हिसाब से। अब ध्यान से देखिए, सुपरविजन, अब जो सुपरविजन है ना, इसको हम क्या करते हैं, 8 स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है ना, फाइन, और इनको ये स्पेशल फोरमैन होते हैं, इनको 8 स्पेशलिस्ट को 8 डिफरेंट फंक्शंस दे दिए जाते हैं और 2 डिपार्टमेंट में इनको बांट दिया जाता है, ठीक, प्लानिंग डिपार्टमेंट और आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट बांट दिया। पहला डिपार्टमेंट हो गया प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट क्या हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक। प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन होगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन ऑफिसर, ये 4 हो गए। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो गया गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, समझ में आई बात। तो सबसे पहले ऊपर में क्या हो गया, सुपरविजन हो गया, यहां पर 2 डिपार्टमेंट ले लिया आपने, प्लानिंग डिपार्टमेंट ले ली और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लिया, ये 2 डिपार्टमेंट ले लिए। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में किस किस को बोला मैंने, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन ऑफिसर, ये 4 हो गए। किसमें, प्लानिंग में हो गए मित्रों, किसमें हो गए, तो प्लानिंग में हो गए। ये 4 किसमें हो गए, प्लानिंग में हो गए, ये वाले, ये 4 प्लानिंग में हो गए,
अच्छा, फिर इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 हो गए, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, ये 4 यहां पर हो गए। तो यहां पर 4, यहां पर 4, टोटल मिला के कितने हो गए? 8 हो गए, यानी 8 हो गए, वर्कर के ऊपर 8 लोग सवार हो गए। ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम 8 फोरमैन इन द रिलेटेड प्रोसेस। स्ट्रेस ऑन सेपरेटिंग प्लानिंग फंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन, दोनों को हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। यहां एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ये प्लानिंग फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ये प्लानिंग फंक्शन है, याद रखना है। चलिए, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, दूसरा हमने कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया वर्क को, सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है ना। हमने हर बिजनेस एक्टिविटी को स्टैंडर्डाइज कर दिया, यानी कि कर करके जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है उस मेथड को हमने अप्लाई कर दिया, और जितने भी अननेसेसरी वेराइटीज थे, साइज थे, ग्रेड्स थे, सब बुक को हटा दिया। हटाओ यार फालतू की चीजें, इसको हटाओ, इसको नहीं लेके चलना, फालतू में बर्डन दे रहा है। तो क्या हो गया? सिंपल हो गया, काम सिंप्लीफाई हो गया। कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक्सपर्ट है उसी काम को करेगी, और जो अदर एक्टिविटीज उसको क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया। आप पढ़ते हो ना आउटसोर्स, तो आउटसोर्स कर दिया। फिर मेथड स्टडी, द बेस्ट मेथड आपको चूज करना है भैया, कि कौन सा मेथड सबसे बढ़िया है, जिस मेथड में हमारा काम जो है ना सबसे स्मूथली चलता है। सो डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, वेरियस मेथड्स को आप क्या करते हैं? बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ वर्कर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टास्क। सो वेरियस आइडेंटिफाइंग एंड डिटरमिनिंग द आइडियल प्रोडक्टिव मूवमेंट, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट इक्विपमेंट को हम बता देंगे। तो मेथड स्टडी में हम क्या क्या चीजें करेंगे? थॉरो एनालिसिस करेंगे, कितने सारे मेथड से काम या डिफरेंट सारे मोशंस को यूज करते हुए काम किया जा सकता है, और जो अनप्रोडक्टिव होंगे उसको हम हटा देंगे। फिर हम मोशन स्टडी की बात करते हैं, मोशन स्टडी की बात करते हैं मित्रों। तो मोशन स्टडी में हमने देखा कि यार हमारे पास में क्या है? थॉरो एनालिसिस। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जब बंदा काम करता है, मशीन पे जब काम कर रहा है, तो यहाँ उठता है, वहाँ जाता है, टूल बॉक्स वहाँ है, वहाँ से उठा के लाता है, करता है। तो थॉरो एनालिसिस करेंगे, क्या क्या मोशंस परफॉर्म करते हैं वर्कर्स, और हम ये देखेंगे कि जो अननेसेसरी मोशंस है उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं टाइम स्टडी पे। टाइम स्टडी किसी काम को करने में कितना समय लगता है, एक एवरेज टाइम होगा, जो मिनिमम टाइम होगा, उस टाइम को हम स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे। ओके, तो टाइम स्टडी का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड टाइम हमको यहाँ पर डिटरमिन करना होता है। फटीग स्टडी, हम देखेंगे यार कितनी देर के बाद बंदा थक जाता है तो उसको ब्रेक मिलना चाहिए, ठीक है, रेस्ट इंटरवल्स। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, इसमें क्या हम यह सोचते हैं कि भाई अगर बंदा ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है, उसको ज़्यादा रेट से पैसे दो, और जो कम से करता है उसको कम से पैसे दो। उससे होगा क्या कि जो कम वाला है उसको थोड़ा यार मोटिवेशन आएगा कि यार उसको वो काम करता है उसको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, मैं काम करता हूँ मेरे को कम पैसे मिलते हैं, है ना। जो ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसे कमाता है उसकी बीवी बड़ी खुश होती है, और जो कम काम करके जाता है और पैसे कम आते हैं तो कहती है ना कि वो जो मम्मी है उसका पापा है उतना इतना पैसा कमाता है, उसने तो गाड़ी ले ली, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, तुम तो भी लेके नहीं आए यार, हमको तो खाने के प्रॉब्लम हो जाते हैं कि भाई देखो कितना कमा रहा है। तो बंदे को लगती है, फिर जाकर के वो काम करता है और वो भी कमा के लाता है अपने बच्चों के लिए। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो आप ये समझ के चलिए कि 14 प्रिंसिपल हेनरी फेयोल के, 5 प्रिंसिपल इसके टेक्निक्स 5, इन सब को हमने इसमें समेट दिया है, और इसके साथ ही हम आपके ये जो दूसरा चैप्टर है इस चैप्टर को हमने कंक्लूड कर दिया। आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अच्छा, एक बात, जब वीडियो आप देखेंगे ना, उस वीडियो में ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको वहाँ भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, और इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये दोनों चीज़ें आपके साथ होंगी। कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न को हल करना है ये भी आपके समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑल द बेस्ट भाई साहब आपको अपने पेपर्स के लिए, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, तो मेरा वाला ले ही जाइए, बहुत काम आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।